आइए जानते हैं एवी के कंपाउंड और अन्य अवैध इमारतों पर हाईकोर्ट के दिए गए अब तक के आदेशों के बारे में। क्या सही में यहां अंडरवर्ल्ड की मदद से खड़ी की गई है इमारतें? क्या बिल्डरों को ले डूबेगी उनकी खामोशी? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई हाईकोर्ट की जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की बेंच का 12 जून का एक आदेश और उसके बाद शील परिसर में जो अवैध इमारतें खड़ी हो रही थी उनमें हंगामा और हड़कंप मच जाना। एवी के कंपाउंड की कार्रवाई, सोशल मीडिया पर इसके कई सारे वीडियोस वायरल हो चुके हैं। हमने भी लाइव करते हुए फिर इसकी लगातार खबरें आपको पहुंचाई है। अब आपको बताएं कि आज हम आपसे बात करेंगे, जैसे हमने पिछली 2 से 3 खबरों में आपको एवीके की कार्रवाई के बाद जो है लगातार कहा, दोस्ती सर्विस रोड की कार्रवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट के जो आदेश है उन पर हम आपसे अलग से बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं आपसे कि एवी के कंपाउंड, यहां पर खड़े होने वाली और खड़ी हो रही 17 इमारतें, इनके खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में दायर किया गया सुभद्रा टकले का पिटीशन। इस पिटीशन की सुनवाई जस्टिस गिरीश कुलकर्णी, जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की बेंच के सामने, और इस पिटीशन की पहली ही सुनवाई बेंच का इतना खतरनाक, बिल्कुल हंटर चलाता हुआ आदेश जो 12 जून को निकला, तो 13 जून सुबह से ही यहां पर 8 बजे से तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। खुद कमिश्नर सौरभ राव यहां पहुंचे। अब 12 जून का वो जो ऑपरेटिव ऑर्डर है वो हमने आपको दिखाया था। ये वही ऑर्डर है जो 12 जून को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की और आरिफ एस डॉक्टर की बेंच ने जारी किया था। उसके बाद मनपा हरकत में आई और फिर इसमें मनपा लगातार जेसीबी, क्रैप कटर, पोकलेन, ऐसी कई बड़ी मशीनरी लगा करके इन इमारतों को जमींदोज करती रही। ये वीडियो बनाने तक का आपको बता दें कि आखिरी जो 2 इमारतें बची हुई थी जिनमें लोग रह रहे थे उन्हें खाली करा करके उन्हें भी अब तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, वो हम अलग खबर में आपको दिखा चुके हैं। तो क्या कह रही है मुंबई हाईकोर्ट की जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की बेंच, जो 12 जून को अपना आदेश पारित करती इस कार्रवाई को शुरू करवाती है, और उसके बाद कैसे इसमें दोस्ती का मामला जुड़ जाता है, कैसे फिर यहां सर्विस रोड के ठीक सामने का एक और 2 इमारतों का मामला है जिसमें एक में स्कूल भी चलती है, तो ये कैसे जुड़ जाता है, तो उसका खुलासा भी हम आपको यहां पर करेंगे। हाईकोर्ट के आदेशों का कुछ आपको अहम पॉइंट्स जो है, अहम पैराग्राफ जो है वो एक्सप्लेन करते हुए, उसको आपको बयान करते हुए, बताते हुए कि क्या कहा है हाईकोर्ट ने इन आदेशों में, और फिर इसके साथ हम अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोट करते हुए टिप्पणी भी की, वो भी मुद्दा हम आपके सामने बात करेंगे, क्या अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन है। बहरहाल, तो हाईकोर्ट के आदेशों पर आते हैं। 12 जून को यह आदेश होने के बाद फिर 19 जून को इसी बेंच ने लगभग 10 पेज का ये ऑर्डर जो है एवी के कंपाउंड, और एवी के कंपाउंड में फिर दोस्ती सर्विस रोड पर बनी 7 इमारतें, फिर 2 अन्य इमारतें, ऐसी ये 9 इमारतें, फिर ये 11 कह लेते हैं, 13 कह ले, ऐसी कुछ संख्या फिर इसमें आगे बढ़ती करती रहती है, क्योंकि एवीके में 3 इमारतों की संख्या कोर्ट कमिश्नर यानी जुडिशियल ऑफिसर का जो रिपोर्ट था पहले ही दिन का 13 जून का, उसके मुताबिक बढ़ी थी, तो ये दोस्ती को जोड़ती हुई 19 जून को इस बेंच ने क्या आदेश पारित किए, तो आइए उस पर चलते हैं। 19 जून को, जैसे बहुत सारे लोगों को सवाल है कि ये बिल्डिंग नहीं, वो बिल्डिंग नहीं, इसका क्या संबंध है, उसका क्या संबंध है, तो उसका भी खुलासा आपको यहां पर मिल जाएगा। एवी के कंपाउंड की सुभद्रा टकले की पिटीशन की पहली हियरिंग और ऑर्डर के बाद ये 19 जून का दूसरा ऑर्डर दोनों जजेस ने, इसमें आपको बता दें कि उन्होंने अपनी पहली ऑर्डर को जो है फिर से दोहराया है, ऑपरेटिव ऑर्डर जो दिया था 12 जून को, तो उसके मुताबिक, उनके आदेश के मुताबिक थाने सेशन कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने दिलीप आर तलेकर, असिस्टेंट प्रोथोनोटरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको सिविल यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया। ये 13 जून को आए थे, इन्होंने रिपोर्ट बनाई,
फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोस लिए और उसके आधार पर वो पूरी रिपोर्ट जो है इन दोनों जजें के बेंच को सौंपी। अब इसी सुभद्रा टकले वाली पिटीशन की जो शुरू में सुनवाई है यहाँ पर, उसमें ये आदेश में साफ तौर पर मनपा ने हाईकोर्ट की इस बेंच के सामने कबूला है कि उनकी गलती है, उनकी जानकारी में था कि ये, या फिर जानकारी में आ चुका है कि ये सारा कंस्ट्रक्शन जो हुआ है इमारतों का, ये पूरी तरह से अवैध हुआ है और बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर मतलब ये इसे किया गया है। The municipal corporation has fully accepted and acknowledged that these constructions are blatantly illegal and accordingly it had commenced and demolition action, as also referred in the report of the learned court commissioner. What is important to be noted from the report of the learned court commissioner is that the machinery of the municipal corporation was already at work when Mr. Manish Joshi and Mr. Shankar Patole, both Deputy Commissioner of Municipal Corporation, informed that the work of demolition of the structures was in progress. Further, what is significant to be seen from the report is that on all these buildings there were no structure numbers, or in other words, there was no identification whatsoever. Hence, it was thought appropriate by the officers as also the commissioner for identification to number the structures, buildings. To this effect, a plan was prepared which placed on record by Mr. कुंभकोनी एंड मिस्टर लीबी है। ये मनपा को रिप्रेजेंट करने वाले वकील है। तो इन्होंने जानकारी दी कि ये स्ट्रक्चर्स, ये इमारतें जो खड़ी है, इनके कोई नंबर्स नहीं है, न स्ट्रक्चर्स के हैं न इमारतों के हैं, किसी भी तरह के इनके कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर्स नहीं है जिससे उन्हें जाना जा सके कि ये एक वैध रूप से किया गया निर्माण या संपत्ति है। वहीं फिर 6 नंबर के पैराग्राफ में, जो 6 नंबर का पैराग्राफ है, उसमें कोर्ट कमिश्नर की जो जुडिशियल ऑफिसर है उसकी रिपोर्ट पर बात की गई है। उसने बताया कि 17 नहीं, यहाँ पर और भी 3 और अवैध निर्माण इमारतों का चल रहा है, कुल 20 है। और सबसे मजे की बात ये रही है कि मनपा जब कार्रवाई कर रही थी, कोर्ट कमिश्नर मौजूद रहा, तो वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति आगे नहीं आया किसी भी बिल्डिंग से संबंधित कि जिसने कहा हो कि ये बिल्डिंग मेरी है, मैंने इसे बनाया है। 7 नंबर के पैराग्राफ में फिर टीएमसी की तरफ से जो वकील है, काउंसलर है, वो कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद टीएमसी बिल्कुल एक्टिव हो गई है। टीएमसी जो ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को तोड़ने में पूरी तरह से जो है दमखम से मैदान में उतर चुकी है। अब यहां पर आपको बता दें कि कोर्ट ने फिर इसी 7 नंबर पैराग्राफ में कहा है कि भाई हमारे आदेश के बाद और उसके बाद कमिश्नर और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो काम पर लगा है, अगर ये वक्त रहते, जागा रहता या फिर लापरवाही नहीं करता, अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहता, तो हालात कुछ और रहते। फिर उसके बाद 8 नंबर पैराग्राफ है और एवी के कंपाउंड की जो 17 बिल्डिंगे हैं वो उनकी स्थिति क्या है, कितनों में लोग हैं, कितनों में कितनी निर्माणाधीन अभी है और कितनी कंप्लीट हो चुकी है, ये पूरा चार्ट जो है वो कोर्ट कमिश्नर ने दिया है बना करके हाई कोर्ट की बेंच के सामने। और कुल ये 17 बिल्डिंगों का एक छोटा सा चार्ट अलग से जो है ये 7वें नंबर के पेज पर दिया है। 11 पेज का टोटल, 10 पेज ऑपरेटिव है, 11वां पेज सिर्फ सिग्नेचर के लिए 2 लाइन के साथ। तो ये 7वें पेज पर ये बिल्डिंगों का पूरा कितनी इमारतें हैं, कुल डेमोलिश की गई इमारतें पहले शुरुआत के फेज में 13 तारीख से आगे हफ्ते 10 दिन तक जो चली है कार्रवाई, इसमें 10 इमारतें डेमोलिश, फिर 80% 2 को, फिर उनको भी पूरा, और अब ये 19 जून को जो रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें 5 बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बताई जा रही थी जो धीरे धीरे खाली करके आज तक 1 जुलाई तक तोड़ी गई है। अब कोर्ट ने इस पूरे ऑर्डर में कहा है कि ग्रीन जोन, नॉन डेवलपमेंट जोन, इस पर तो बिल्कुल कहीं पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन या एनक्रोचमेंट हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, उस पर कार्रवाई की जाए। 9 यूनिट्स, जबकि हर प्रभाग समिति में एक अतिक्रमण व निष्कासन का दस्ता या टीम होती ही है। अब ये कोई नया काम टीएमसी ने नहीं किया है जो कोर्ट को बताया जा रहा है 9 टीम फॉर्म करने का। तो ये 9 टीमें जो है काम कर रही है, ये आदि सारी बातें जो है कोर्ट के संज्ञान में लाई गई है। अब यहां पर पेज नंबर 8 है, इस ऑर्डर का पेज नंबर 8 जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर हम लोगों को बताएंगे कि एवीके से अब दोस्ती का मामला कैसे जुड़ा। तो दोस्ती का मामला जुड़ने के बाद जो है ये किस तरीके से आगे चला है
ऑर्डर में, वो हम आपको बताएंगे। वी आर दस ऑफ द क्लियर ओपिनियन दैट द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व अ लार्जर इशू ऑफ मशरूमिंग ऑफ रैम्पेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड टोटल इनएक्शन एंड इन फैक्ट covered support of the official machinery in the regard as observed in our earlier order। यानी 12 जून के ऑर्डर में ही बगैर अधिकारियों के सहयोग से इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण या इमारतें नहीं खड़ी हो सकती, वो दोहराया है इन दोनों जजेस ने। द प्रोसीडिंग्स आल्सो इन्वॉल्व वेरी सीरियस इश्यूज ऑफ द कंप्लीट डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी of the municipal officers, which amounts to abating such construction which cannot be overlooked and need to be addressed and remedial and punitive action to be taken। तो अधिकारियों की ये लापरवाही, गैर जिम्मेदारी या हैंड इन ग्लो या मिली भगत करके इस तरह का अवैध निर्माण करवाना, ये इसको छोड़ा नहीं जा सकता। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर दंडात्मक सजात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी हाईकोर्ट यहां पर इस 8 नंबर पेज के पैराग्राफ नंबर 12 में कह रहा है। अब 13 में सीधा जोड़ता है दोस्ती का मामला, फिरोज बदरुद्दीन खान की वो पिटिशन जो वर्ष 2023 से हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग चल रही थी। द लैंड माफिया व्हिच हैज such audacity to undertake illegal construction, for which certainly an appropriate approach would be required to be taken by the municipal commissioner so as to maintain the rule of law. In such context, the petitioner in one of the companion read petition number 4051 of 2023 has made specific amendments in regard to the municipal officer who, according to such petitioner, was privy to an unauthorized construction of 13 illegal buildings. It is clear allegation of corruption of such municipal officer that too on solemn oath in the proceedings before this court. As a constitutional court, we cannot overlook such serious statements made before the High Court. We note the relevant amendments in that regard, which reads thus। तो अब अमेंडमेंट हम बाद में पढ़ के सुनाएंगे आपको। यहाँ फिरोज बदरुद्दीन खान का दोस्ती सर्विस रोड की 13 अवैध इमारतों के ताल्लुक का रिट पिटीशन नंबर 4051/23, इसको हाईकोर्ट ने अब इसमें ले लिया, यहां जोड़ दिया। अब इस पिटीशन की अवेयरमेंट जो ली है वो मनपा को फिर लताड़ लगाते हुए कि किस तरीके से मनपा अधिकारी जो है मिली भगत कर रहे हैं। प्रीवी यानी कि बिल्कुल वहां पर मिलने वाली जो एक रकम है, जो चढ़ावा है, उसके चलते मनपा अधिकारी काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पर यहाँ पर हाईकोर्ट की ये दोनों जजों की बेंच कह रही है। अब अवेयरमेंट जो फिरोज बदरुद्दीन खान की पिटीशन में जो है वो जो लिया गया है वो पेज नंबर 9 पर, और जो पैराग्राफ 13 हमने आपको अभी पढ़कर सुनाया है उसी से आगे ये देखिए अवेयरमेंट लिया गया है कि कानून क्या कहता है, मनपा को किस तरह से काम करना चाहिए। उसके लिए ये पहला पैरा है अवेयरमेंट का, और सबसे अहम, चौंकाने वाला और बेहद मतलब विस्मयकारी पैरा जिसे कहेंगे इस पिटीशन के अवेयरमेंट का, वो नीचे है जिसे हाईकोर्ट ने जस के तस लिया है, सिर्फ मोबाइल नंबर इसमें नहीं लिया है। तो ये पैरा क्या कह रहा है, तो पैरा सुनिए। द पिटिशनर स्टेटस दैट वन मिस्टर फारूक शेख, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ दीवा प्रभाग समिति, इज शेल्टरिंग द इलीगल एंड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन सिचुएटेड एट विलेज शील सर्वे नंबर 160, हिस्सा नंबर 2, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट थाने, एंड आल्सो इन द जुरिडिक्शन ऑफ दीवा प्रभाग समिति। द पिटिशनर स्टेटस दैट मिस्टर फारूक शेख, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर दीवा, had fixed chart of corruption for construction of illegal and unauthorized construction. Further, he is charged rupees 200 per square feet for illegal construction under the guidance of Mr. Farooq Sheikh, AMC. Full-fledged working is going with his associate, namely Jasbir, having mobile number ... ये अवेयरमेंट का हिस्सा है। फारूक शेख वर्ष 2023 और 24 के अंत और शुरुआत के अरसे में दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त थे, और उस वक्त उन्हें इसी वजह से, इसी अवेयरमेंट या कोर्ट में उस वक्त ये मामला चल रहा था फिरोज बदरुद्दीन खान की पिटीशन का, तो उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। अब दोबारा यह अवेयरमेंट आ गया और इसके आगे के ऑर्डर्स आए तो फारूक शेख दोबारा सस्पेंड किए गए हैं, और फारूक शेख फिलहाल थाने मनपा के विधि विभाग में यानी लीगल एड जो डिपार्टमेंट है उसमें नियुक्त थे, कोर्ट कचहरी का काम देखते थे, अवैध निर्माणों से उनका संबंध ही नहीं आ रहा था। अब ये यहां पर फारूक शेख फिर एक बार बलि का बकरा बनाए गए हैं। फारूक शेख जिनको अवैध निर्माणों से संबंधित एक पैसा भी कमाने की कभी कोई हिम्मत हुई हो, एक बुजदिल डरपोक अधिकारी के तौर पर वो मनपा के क्षेत्र में गिने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, जिनमें हिम्मत नहीं है न वो अवैध निर्माण रोक पाए,
न उनको कुर्सी पर बिठा करके बलि का बकरा बनाने वाले का नाम वो उजागर कर पाए। तो ऐसे फारूक शेख दोबारा यहां पर बलि का बकरा बने हैं। बहरहाल तो ये अवेयरमेंट लेने के बाद अब इसमें आपको बता दे कि फिरोज बदरुद्दीन खान की पिटीशन का ये अवेयरमेंट लिया है। फारूक शेख 200 रुपए पर स्क्वायर फीट ले रहा है, 200 रुपए पर स्क्वायर फीट। खान कंपाउंड, एमएस कंपाउंड, बबलू कंपाउंड, दोस्ती सर्विस रोड, खरडी रोड, मुबरा प्रभाग समिति, कलवा प्रभाग समिति, ये तमाम जितनी भी है यहां पर सद्दी चल रही थी। वो किस अधिकारी की चल रही थी, कौन ले रहा था, सबको पता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्योंकि जसबीर का नाम ले लिया है हाईकोर्ट ने इसमें, और इसमें आगे इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर ने इंक्वायरी करना चाहिए। इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराध दर्ज करके इंक्वायरी होना चाहिए, जो कि अब तक मनपा ने किया नहीं है। सिर्फ फारूक शेख को सस्पेंड करके फिलहाल मनपा ने अपने बचाव की एक अच्छी भूमिका कार्रवाई के जरिए निभाते हुए हाईकोर्ट के सामने जो लेखा जोखा पेश किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं हाईकोर्ट थोड़ा सा अधिकारियों के प्रति, मनपा प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जो है थोड़ा सा लीनियंट होता हुआ नजर आ रहा है। वो आगे की ऑर्डर में आपको पता चलेगा। ये 19 जून के ऑर्डर है जिसमें ये अवेयरमेंट में फारूक शेख और जसबीर का नाम आया है। अब आगे जो है, द सेड रिट पिटिशन पैराग्राफ 14 14 number was not before us at the time when we passed the order on 12 June 2025, when we have categorically observed that such massive construction cannot take place unless such brazen lawlessness has the blessings of the official machinery, that is of the municipal officers or the government officers. The petitioner is quite courageously placed the names of the officer before the court. पैराग्राफ नंबर 15 दोनों हम आपको एक साथ ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कंसीडरिंग सच सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, वी डायरेक्ट द म्युनिसिपल कमिश्नर टू कंसीडर द रिकॉर्ड ऑफ द कंसर्न ऑफिसर इन रिलेशन टू हिज पोस्टिंग एंड अंडरटेक अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑन सच अ कंप्लेंट एंड टेक अ डिसीजन वेदर एनी डिपार्टमेंटल एक्शन नीड्स टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सच ऑफिसर। इट विल आल्सो कंसीडर वेदर सच स्टेटमेंट्स मेड बाय द said petitioner on oath needs to be taken into consideration to initiate further action of an FIR to be registered, as the procedure in law would mandate, for the reason that such allegation against the officer and his accomplice prima facie amounts to an allegation of an offense being committed under the Prevention of Corruption Act 1988 or other relevant laws. The municipal commissioner may also inquire into the role of any other officers, यानी अन्य ऑफिसरों की भी जांच की बात यहाँ हो रही है, so involved. If such information is made available from any source to the commissioner, a report in relation these observation as made by us and action taken in that regard be also informed to this court within a period of 3 weeks from today. Paragraph 16 आखिरी, also the role of those municipal officers who were discharging duties in whichever official position related to the illegal construction needs to be subjected to an inquiry being undertaken by the learned judicial officer as appointed by us, and depending on the observation which would be made in the judicial inquiry, further civil and criminal actions would be required to be taken against those officials who are found involved. Para number 17, be it so as noted above, the municipal corporation would be required to now proceed further in accordance with law and remove all such unauthorized construction, report to that effect to place before us on the adjourned date of hearing. अब ये तीनों पैराग्राफ में हाईकोर्ट की इस बेंच ने साफ कर दिया है कि फिरोज बदरुद्दीन खान का पिटीशन नंबर 4051 और उसमें दिए गए अवेयरमेंट और उसमें लिए गए उसको कंसिडर अगर किया जाए तो अधिकारियों की मिलीभगत, कंसर्न अधिकारियों की मिलीभगत, मनपा कमिश्नर को चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मामला दर्ज कराए, इसकी पूरी जांच कराए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी कराए। फारूक शेख का नाम आया है तो उसके बाद उसके कंपनीज का नाम आया है, तो उसके बाद पूरी इंक्वायरी करके इसमें अदर कोई अधिकारी ऑफिसर इन्वॉल्व है क्या वो भी जांच करे, और जो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया गया है जो पहले दिन 13 जून को आया था उसको ये पूरी जानकारी भी दी जाए, उसके साथ साझा की जाए, वो भी इंक्वायरी करे 3 हफ्ते में। अब इस पर भी रिपोर्ट फाइल करे। पहले 6 हफ्ते का टाइम है, अब 3 हफ्ते का टाइम है। अब यहां पर ये पूरा हो गया। इसमें आपको बता दें 19 जून के ऑर्डर का मामला, जिसमें कोर्ट ने इस मैटर को एडजर्न कर फिर 26 जून को इसकी तारीख दी, और 26 जून को फिर ये लगभग 23 पेज का ऑर्डर किया है। 23 पेज के ऑर्डर में यहां पर इस बेंच ने, जस्टिस गिरीश कुलकर्णी, जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर ने यहां पर सुभद्रा टकले के पिटीशन,
5898/25 को यहां पर साथ में जोड़ा है फिरोज बदरुद्दीन खान का पिटीशन 4051/23 और फिर इसी में जोड़ा है पिटीशन नंबर 7350/25 चंद्राबाई सदाशिव अलीमकर का, जो दो बिल्डिंग है जिसमें स्कूल है, ये उससे संबंधित है। तो ये पिटीशन यहां पर मर्ज हो गए, क्लब हो गए। अब क्लब होने के बाद में यहां पर कोर्ट ने जब 26 जून को इस पर सुनवाई की है, तो यहां पर आपको बता दें कि जो चंद्राबाई अलीमकर स्कूल की बिल्डिंग से संबंधित पिटीशन है, उसमें पिटिशनर ने पिटीशन विड्रॉ करने की इजाजत मांगी, जिसे हाई कोर्ट की इस बेंच ने अस्वीकार कर दिया और उस पर सुनवाई आगे जारी रखी और 26 जून को इस पर यह सुनवाई की है और ये 23 पेज का ऑर्डर उस पर किया है, जिसमें आपको पूरे ऑर्डर की विवेचना बहुत बड़ी हो जाएगी। तो शॉर्ट में आपको बता दें कि इस अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन ड्राइव को आगे बढ़ाने का आदेश जारी रखते हुए पेज नंबर 4 पर पैराग्राफ नंबर 3 में फिरोज बदरुद्दीन खान की पिटीशन 4051 में कोर्ट ने कहा है कि हमने पिटीशन का जो है 7 अवैध इमारतों को लेकर के जो उसमें उसका मुद्दा है, तो उस पर म्युनिसिपल कारपोरेशन जो है अकॉर्डिंग विद लॉ जो है आगे प्रोसीडिंग करे यानी कार्रवाई करे। तो यहाँ पर ये 7 बिल्डिंगों पर कार्रवाई होगी, ये स्पष्ट हो गया है। कितने वक्त में होगी, कब तक होगी, क्योंकि ये मैटर चल रहा है। अब 10 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है, तो ये तब तक कार्रवाई चलती रहेगी। फिर चंद्राबाई अलीमकर, सदाशिव अलीमकर का जो पिटीशन है 7350, उसको भी जो है कोर्ट ने वापस लेने से उनको राहत न दी और लेने का उनका जो हक जो है वो नकारा है, ऑब्जेक्शन खुद लिया है। तो ये भी पिटीशन जुड़ गया है, 2 इमारतें ये आ गई है। इसमें समय समय पर हाईकोर्ट में अवैध इमारतों को लेकर के जो डायरेक्टिव्स आए हैं, उस पर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जो सर्कुलर जीआर निकाले हैं, उन सबको कोर्ट ने लिया है। वर्ष 2009 की पीआईएल का बिड सिस्टम का हम जो जिक्र करते हैं हमेशा, वो बिड सिस्टम का भी जीआर कोर्ट ने इस आदेश में लिया है। साथ ही बिल्डरों की जानकारी के लिए इसमें एक बात बता दूं कि इसमें पेज नंबर 11 पर आप जाओगे तो कोर्ट ने थाने म्युनिसिपल कमिश्नर को जो डायरेक्शंस दिए गए, उस डायरेक्शंस में सारी जीआर की प्रतियां वगैरह, सारे कोर्ट के जजमेंट्स, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सब लेते हुए इस बेंच ने डेब्रीज जो है, जो एबीके कंपाउंड की उठाई गई है, उसके भी आदेश दिए हैं। पेज नंबर 11 पर जो है एफ प्यारा जो है उसमें इस पर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है इस पर ये वो डेब्रीज उठाने का कोर्ट ने आदेश दिया है। पेज नंबर 16 से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने हाईकोर्ट में वर्ष 2009 में पीआईएल की फाइनल हियरिंग और ऑर्डर के बाद जो बीट सिस्टम निकाली गई थी, उसको उन्होंने लिया है। उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे मनु श्रीवास्तव, उनके जरिए ये बीट सिस्टम जो है सभी मनपाओं में लागू की गई थी, लेकिन इसके तहत काम नहीं होता है। आज भी हमारा दावा है कि थाने मनपा 9 प्रभाग समितियों का जो है बीट प्रणाली का, बीट सिस्टम का पूरा लेखा जोखा जो है पिछले 4 से 5 वर्षों का सिर्फ रख दे सामने, या केवल 2 वर्षों का रख दे, जो कि कतई मिलेगा नहीं। इसमें आपको बता दें कि 26 जून की सुनवाई में थाने मनपा के अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोड़े, उन्होंने एक एफिडेविट दायर किया है। उस एफिडेविट की कई चीजों को कोर्ट ने जो है स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, अप्रिशिएट किया है। साथ ही मनपा ने एफिडेविट में यह भी कहा है कि इसमें जितने भी ऑफिसर्स है, एयरिंग ऑफिसर्स जिन्होंने गलतियां की है, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटीज की है, अपने फर्ज को नहीं निभाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और कई तरह के सुझाव देते हुए इसे थाने पैटर्न करार दिया हाईकोर्ट ने कि जिस तरीके से मशीनरीज अवेलेबिलिटी कराते हुए कमिश्नर ने फौरी तौर पर कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद इमारतें एक के बाद एक जमीन दोज की है, तो ये थाने पैटर्न के तौर पर जाना जाएगा। ऐसी एक विशेष टिप्पणी भी जो है इस बेंच ने इस 23 पेज के ऑर्डर में की है और फिर सारे डायरेक्टिव्स भी दिए हैं और 10 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई रखी है। तो आपको बता दूं एवी के पिटीशन नंबर 598/25 दोस्ती सर्विस रोड फिरोज बदरुद्दीन खान, पिटीशन नंबर 4051/23 दोस्ती सर्विस रोड पर ही 2 इमारतें चंद्राबाई सदाशिव आलिमकर, पिटीशन नंबर 7350/25, ये तीनों पिटीशन अब मर चल रहे। 10 जुलाई को इकट्ठा हियरिंग होगी। अब यहां पर आइए 2 अहम मुद्दों पर अंत में आपसे बात करेंगे कि यहां पर राइट विंगर्स यानी कट्टर हिंदुत्ववादियों ने इस कार्रवाई को किस तरीके से चलाया है
उसका एक वीडियो सबसे पहले आपको दिखाएंगे। जो हिंदुत्ववादी विचारों की सरकार चलाने वाले जो मुखिया है देवेंद्र फडणवीस, सीधा उनसे जोड़ करके इस वीडियो को बताया गया है कि महाराष्ट्र घड़वनार। अब महाराष्ट्र कैसे घड़वनार, तो इस तरह से लोगों को उजाड़ करके, ये कहने का मतलब है क्योंकि वो मुसलमान है। बहरहाल ये वो वीडियो दर्शाना चाह रहा है। फिर उसके बाद खबरें आई बुर्का वर्सेस बुलडोजर, यानी कि मुस्लिम बहुल आबादी है, रहने वाले तमाम मुसलमान है और अपनी छतें जाने का विरोध करने वाली मुस्लिम महिलाएं हैं। और आमतौर पर वहां पर ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती है, तो इसको फिर इस गोदी मीडिया ने बुर्का वर्सेस बुलडोजर की लड़ाई बता करके भी लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की, असल मुद्दा भटकाने की कोशिश की। अब इसमें अंत में आपको बता दें कि बात की जा रही है अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की। तो क्या अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस है? क्या बिल्डर जिन्होंने एबीके में 17 या 20 बिल्डिंगें खड़ी की, उनका कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है? उन्होंने अंडरवर्ल्ड से पैसा लिया, दाऊद कंपनी से, छोटा शकील कंपनी से, छोटा राजन कंपनी से, या किसी अन्य कंपनी से, किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से? क्या है? तो इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? थाने सीपी इसमें पहल क्यों नहीं करते? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है, खुद मुख्यमंत्री, पहल क्यों नहीं करते? आप जांच लगवाइए अंडरवर्ल्ड कनेक्शन क्या है। तो मैं तो इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बिल्डर काम किए उनका किसी का कोई अंडरवर्ल्ड संबंध इसमें है नहीं। और जमीन का व्यवहार कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले लाइव में, पहली खबर में हम आपको बता चुके हैं। तो यहां पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन क्या है? तो जिस तरह से हमने बताया, फारूक शेख एएमसी पहले सस्पेंड हुए, अब फिर इस अवेयरमेंट में जो आने की वजह से, हाईकोर्ट की नजर में आने की वजह से फिर से बलि का बकरा बना करके सस्पेंड कराए गए। तो वो फारूक शेख, उनके साथ में जिसका नाम जुड़ा है जसवीर, तो क्या है ये पूरा खेला? इसकी जांच होना चाहिए। क्योंकि हम आपको बता दें कि ठाणे मनपा का जो प्रशासनिक अमला है पूरा टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम में शायद सौरव राव शायद उससे बच गए होंगे, लेकिन ज्यादातर एएमसी लेवल के अधिकारी, वार्ड ऑफिसर्स, क्लर्क लेवल के सभी अधिकारियों पर अंडरवर्ल्ड की दहशत बैठाई गई थी। वो मनपा में एक अधिकारी ने बिठाई थी। किसने बिठाई थी? इसकी जांच पुलिस को करना चाहिए, इसकी जांच जो है सरकार को करना चाहिए। फिर ये अधिकारी जो है, ये अन्य काम करने वाले फील्ड अधिकारियों को उस अंडरवर्ल्ड की धमकी के तहत रखते हुए उनका काम करने नहीं देता था, उन्हें डराता धमकाता था। अगर कोई अधिकारी, अब मैं एक बात कहूंगा, क्या सौरव राव होने वाले इन अवैध निर्माणों से अनभिज्ञ है, बेखबर है? कितने मेल आपको आते हैं ट्विटर पर, टीएमसी ट्वीट अवे के अकाउंट पर कितनी शिकायतें आपको आती है, आपको फेसबुक के जरिए कितनी आती है, लिखित तौर पर सीधे सीधे आपके पांच पखाड़ी के मुख्यालय के तल मंजिल पर कितनी आती है, आप खुद सौरव राव बता सकते हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फिर तो कार्रवाई करेगा जो भी, उसके पीछे अंडरवर्ल्ड के शूटर आएंगे, गुंडे आएंगे, और ये धमकी कोई और बिल्डर या कोई और नहीं दे रहा था, एक मनपा अधिकारी ही देता था। ये स्पष्ट है, सूत्रों ने इसकी पुष्टि भी की हुई है, कई बार कई चीजें सामने भी आ चुकी है। तो वो जांच होनी चाहिए जिससे पूरे ठाणे मनपा के अतिक्रमण निष्कासन विभाग पर, हर प्रभाग समिति का विभाग और मुख्यालय का विभाग अंडरवर्ल्ड की धमकियों से कब्जा करके करोड़ों की वसूली का खेला कर कर कौन अधिकारी इस ठाणे मनपा में इन अवैध निर्माणों का साम्राज्य खड़ा कर पाया, ये जांच का विषय है। बिल्डरों का कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन नहीं है, मनपा अधिकारी का जो है अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, जो किसी बाबा जी, कोई एक तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं सुभाष सिंह ठाकुर नाम के डॉन, और उनके एक साथी है कोई घाटकोपर में किशोर भाई करके। तो इनके नामों से कौन डराता था अधिकारियों को और सभी लोगों को? इसकी जांच होनी चाहिए कि ये अहम मुद्दा है अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का, जिसके चलते कार्रवाइयां कोई भी अधिकारी करने का साहस नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं कर पाया। क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोग आएंगे, हमला करेंगे, मारेंगे, गोली मारेंगे, फायरिंग करेंगे, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक विधायक जैसा आदमी चिल्ला चिल्ला करके पिलपिला गया और फिर आखिर में उसने समझौता भी कर लिया, मगर कुछ हो नहीं पाया। तो इससे अंदाजा लगाइए कि खौफ ठाणे मनपा के प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों में इस अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए अधिकारी का कितना था, जो कि सबके सामने आना बेहद जरूरी है। अब रही बात बिल्डरों की, तो बिल्डर जुडिशियल ऑफिसर जो नियुक्त किया गया है, जिसको भ्रष्ट मनपा अधिकारियों की जांच करने का भी आदेश हाईकोर्ट ने दिया है,
तो एक एक करके बिल्डर बिल्डिंग तुड़वाते रहेंगे, लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र की पोल शायद ही खोलेंगे, क्योंकि इस जुडिशियल ऑफिसर के 6 सप्ताह में उसको जो रिपोर्ट देनी है उसकी इंक्वायरी चल रही है थाने सेशन कोर्ट की नई इमारत में। 6ठी मंजिल के जो कोर्ट है वहां पर जज जीजी भंसाली, इनके पास सारे बिल्डरों को बयान दर्ज कराने हैं। पहले 4 बिल्डरों को समन जारी हुआ, 2 गए, 2 नहीं गए, उसके बाद अभी तो कोई गया नहीं है। तो बिल्डरों की खामोशी जो है वो अधिकारियों को बचा लेगी, उनके भ्रष्टाचार को बचा लेगी। जहां जहां स्लैब वाइज, प्लिंथ वाइज बिल्डरों ने लाखों रुपए दिए हैं हर विभाग में, मनपा है और दूसरे संबंधित विभाग, तो वहां पर देने के बाद, अब बिल्डिंग टूटने के बाद, खुद की अपनी सरमायों को लुटाने के बाद और लोगों को बेघर करने के बाद ये खामोशी बिल्डरों को क्या फायदा पहुंचाएगी, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्डरों की ये खामोशी जो जुडिशियल इंक्वायरी में भी मुंह नहीं खोलेगी और चुप्पी साधे रहेंगी ये बिल्डर लॉबी, तो वो उनको निश्चित तौर पर ले डूबेगी।